सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बीकानेर के इतिहास के पार्ट 2 की बात करेंगे। कल हमने राव बीका से राय सिंह जी तक का इतिहास पढ़ा था, लेकिन राय सिंह जी की हमने बात नहीं की थी। अर्थात हमने राव बीका से लेकर कल्याणमल तक की बात कर ली थी। कल्याणमल जी के बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, जो कि एक उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं थी और बाद में शासक बनेंगे उनके छोटे भाई। बात करेंगे आज राय सिंह जी की। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जाम्बो जी की पावन धरा से प्रणाम आ रहा है, बिल्कुल आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हाड़ौती से प्रणाम है, कोटा से प्रणाम है, भरतपुर से प्रणाम है, नागौर से प्रणाम है, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं राय सिंह जी के बारे में। इतिहास में उनसे संबंधित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीकानेर के प्रारंभिक शासकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक जो है वो राय सिंह जी माने जाते हैं। तो बात करते हैं राय सिंह जी के बारे में। भाई कल हम बात कर रहे थे कल्याणमल जी के बारे में। तो कल्याणमल जी के क्या है, ये पुत्र है। तो यहां पर एग्जाम में पहला ही प्रश्न क्या आ जाता है, कल्याणमल के पुत्र, कल्याणमल के पुत्र और कौन से छोटे पुत्र थे। या फिर हम ये लिख सकते हैं इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई पृथ्वीराज राठौड़ उच्च कोटि के विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। तो यहां पर कल हमने कल्याणमल की जब बात की थी, उसमें हमने पृथ्वीराज राठौड़ विशेष की बात की थी। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी, उन्होंने गंग लहरी की रचना की थी, उन्होंने दसम भागवतरा दुहा की रचना की थी। एलपी तैसी तोरी ने उनको डिंगल का हेरोस कहा था। और बाकी हम बात कर रहे हैं उनके वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के बारे में। दोरसा आड़ा ने उसे 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था। बिल्कुल दोरसा की पावन धरा से भी प्रणाम आ गया है, चित्तौड़ की पावन धरा से प्रणाम है, राजस्थान के पंजाब मतलब जालोर से प्रणाम है, राजस्थान का पंजाब मतलब सांचौर से प्रणाम है, और जिले का मतलब आए तो गंगानगर से प्रणाम है। चावंड की धरा से भी आज राम राम आ गया। क्या बात है। राय सिंह जी की आज हम बात कर रहे हैं। राय सिंह जी एक प्रकार से हम कह सकते हैं महाराणा प्रताप की तरह इनका भी गौरवशाली इतिहास है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। कल्याणमल के ये पुत्र थे, कौन से छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़, ये अकबर के दरबारी रत्न थे। इनको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बाद में राजा कौन बनेंगे, राय सिंह जी राजा बनेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं राय सिंह जी के बारे में। तो पहली बात इनके समय में यह आती है कि इनको महाराजा की उपाधि किन्होंने दी। यहां पर हम महाराजा की बात कर रहे हैं, महाराजा राय सिंह। इससे पहले हम कह रहे थे राव कल्याणमल, इसका मतलब अभी तक महाराजा की उपाधि किसी ने धारण नहीं की थी। तो यहां पर बात करते हैं महाराजा की उपाधि। अब कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि स्वयं ने धारण कर ली, और कुछ ये कहते हैं कि अकबर ने प्रदान की थी। तो यहां पर बात करते हैं अकबर ने प्रदान की। अब यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि ये उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यह उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक, बीकानेर के प्रथम शासक। और अब यदि हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1574 से लेकर 1612 तक का कार्यकाल है। अब यहां पर बात करते हैं इस कार्यकाल के अंतर्गत दो शासक आ जाएंगे, दो मुगल बादशाह। तो यहां पर बात करेंगे दो मुगल बादशाहों के समकालीन, दो मुगल बादशाहों के समकालीन। तो यहां पर एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ जाता है, निम्न में से कौन से बादशाहों के ये समकालीन है। तो दो मुगल बादशाहों की यदि हम बात करें तो पहले मुगल बादशाह है अकबर और दूसरे हैं जहांगीर। तो यहां पर हम बात करें अकबर के समकालीन थे, अकबर ने इनको कितना मनसब दिया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4000 का मनसब इन्होंने दिया और जहांगीर ने इनको 5000 का मनसब दिया था, मनसब
दिया। और यहां पर यदि हम बात करें तो इन्होंने 5000 का मनसब दिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी को अकबर ने कितना मनसब प्रदान किया था। मनसब का मतलब होता है जात और सवार, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की रैंक थी। जात का मतलब होता था इनको कितना पेमेंट मिलेगा, रोकड़ा की बात थी। सवार का मतलब ये होता था कि इनके साथ में कितने घुड़सवार रखने का इनको अधिकार था। इसका मतलब 4000 घुड़सवार इनके साथ में एनी टाइम रहते थे। और किनके समय, अकबर के समय। जहांगीर ने इनकी उपाधि क्या मतलब मनसब जो था वो बढ़ा दिया था, इन्होंने मनसब 5000 कर दिया था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कितने मुगल बादशाहों के समकालीन है, 2 मुगल बादशाहों के समकालीन है। अकबर के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो बेसिकली इनका कार्यकाल जो है वो 1556 से प्रारंभ होता है, लेकिन 1562 से ये साम्राज्य जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। 1605 तक शासक रहते हैं। 1605 से लेकर 1627 तक जो शासक रहेंगे वो रहेंगे जहांगीर। तो यहां तक इनका जो कार्यकाल है मतलब 1605 से 12 तक का जो समय है ये कहां बिताएंगे, जहांगीर के पास में। और इससे पहले का समय जो है अकबर के पास में ये बिताएंगे। अब ये बिल्कुल ही बेसिक बात हुई। ये इनके बड़े भाई का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था। महाराजा की उपाधि इनको अकबर ने प्रदान की। ये उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे, 2 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। अब यहां पर सबसे बड़ी बात इनसे संबंधित क्या आ जाती है, नागौर दरबार में उपस्थित थे। नागौर दरबार में उपस्थित थे। एग्जाम में यह प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन मुगल बादशाह के अकबर के दरबार में या नागौर दरबार में उपस्थित नहीं थे। तो इनके दरबार में इनके भाई पृथ्वीराज राठौड़ भी उपस्थित थे, ये भी उपस्थित थे, और इनके पिता कल्याणमल भी उपस्थित थे। कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी, उस समय इन दोनों की नियुक्ति वहां पर की थी। तो नागौर दरबार में उपस्थित थे। और यहां से कहां गए थे, आगरा गए थे अकबर के साथ। यहां से अकबर के साथ आगरा गए। यह भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि इनके साथ में कहां गए थे, आगरा गए। अब ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई कि नागौर दरबार उपस्थित है। 1570 में नागौर दरबार होता है। विभिन्न राजपुताना के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इस नागौर दरबार के अंतर्गत। इसमें स्वयं इनके पिता जो है कल्याणमल, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार की। तो यहां पर जब ये नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं तब ये शासक नहीं होते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से अपने पिता के साथ में वहां पर उपस्थित होते हैं। और दोनों भाई यहां पर पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह जी जो है अकबर की सेवा में जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ बाद में शासक नहीं बनते हैं, बड़े भाई होने के बाद भी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये तो उच्च कोटि के विद्वान थे, इनको राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो राय सिंह जी यहां पर हम कह सकते हैं कि स्वतः ही यहां पर शासक बन जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो हमने राय सिंह जी के संबंध में की। अब यहां पर हम बात करते हैं राय सिंह जी के संबंध में, और राय सिंह जी से संबंधित एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अब यहां पर इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम इनका सैन्य अभियान जो था, चलो पहले इनके राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। तो यहां पर नागौर दरबार जो है कब होता है, 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार हो रहा है। इसके बाद ये इनके साथ आगरा जा रहे हैं। अकबर जो है 1572 की बात करेंगे। 1572 ईस्वी में अकबर ने इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर का प्रशासक बनाया, जो जनरली यहां पर 3 साल तक ये रहते हैं। 1572 से लेकर 1575 तक रहते हैं। और ये एग्जाम राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अकबर ने राजा राय सिंह जी को यहां पर जोधपुर का प्रशासक कब बनाया, क्योंकि मान सिंह जी और राय सिंह जी जो है 2 ऐसे शासक हैं जो अकबर के सबसे विश्वस्त मतलब शासकों में से माने जाते हैं। मुगल दरबार का इनको आधार स्तंभ भी कहा जाता है। और मुगल दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा की यदि हम बात करें तो वो व्यक्ति तो कौन है, वो राय सिंह जी माने जाते हैं मान सिंह जी के बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं 72 से 75 तक यहां के प्रशासक रहे। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कितने वर्ष तक ये प्रशासक रहते हैं। तो यहां पर 3 वर्ष तक ये प्रशासक रहते हैं। इसके बाद में यहां पर एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। 1574 में 2 घटनाएं होती है इनके जीवन में। 1574 ईस्वी में पहली बात तो शासक बने 1574 में इनको राजा बनाया गया। और इसी समय इन्होंने सिवाना अभियान किया था।
सिवाना अभियान पर गए, सिवाना अभियान पर गए, लेकिन ये अभियान क्या है, असफल रहता है, असफल रहे। अब यहां पर 1574 में राजा भी बन रहे हैं और इसी समय ये सिवाना अभियान करेंगे। इस अभियान में इनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो 1579 के अंदर गुजरात के मिर्जा बंधुओं का इन्होंने दमन किया। गुजरात के मिर्जा बंधुओं का दमन किया। मिर्जा बंधुओं का ये क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं। इसके बाद में दो अभियान होते हैं यहां पर 1580 और 81 के अंतर्गत, और ये कौन कौन से अभियान होते हैं। पहला अभियान है काबुल अभियान, काबुल अभियान, और दूसरा अभियान होता है सिंध अभियान, सिंध अभियान। तो ये दो अभियान थे। अब इन अभियानों में ये मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं है, लेकिन ये साथ किनका देते हैं, तो यहां पर इस अभियान के अंतर्गत थे मान सिंह जी। मान सिंह जी कौन से, फर्स्ट, और कहां के हैं, आमेर के हैं। मान सिंह जी आमेर के शासक हैं, इनका इन्होंने सहयोग किया। और दूसरे अभियान के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो ये बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, और बैरम खां को शरण देने वाले व्यक्ति थे कल्याण सिंह जी। तो यहां पर हम बात करें कल्याणमल, तो यहां पर बात करें मान सिंह जी, इनके सहयोगी कौन है, राय सिंह जी है, और इनके सहयोगी कौन है, राय सिंह हैं। इसका मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि काबुल अभियान कब हुआ था, 80-81 के अंदर हुआ था। सिंध अभियान जो है वो 81 के अंदर होता है। इस समय यदि हम बात करें तो पहला अभियान काबुल अभियान में मान सिंह जी के साथ जाकर के इनका सहयोग करते हैं, मुख्य सेनापति उस समय मान सिंह जी है। और दूसरा अभियान जो है सिंध अभियान, उस समय ये अब्दुल रहीम खान खाना का साथ देते हैं। तो इसका मतलब प्रारंभिक जो इनका समय है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं यहां पर इन्होंने जब सिवाड़ा अभियान किया था, पहला अभियान मान सकते हैं, इससे पहले जोधपुर के प्रशासक रह चुके हैं, लेकिन इस अभियान में इनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन 1579 की यदि हम बात करें तो इस समय ये गुजरात के मिर्जा बंधुओं का दमन करने में सफल हो जाते हैं, और यहां पर जो है अकबर जो है एक प्रकार से कहते हैं कि इनसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं मुगल दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजाओं की यदि हम बात करें, मुगल दरबार में सबसे सम्मानित मुगल दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा, तो यहां पर दो व्यक्तियों का नाम आता है। पहला व्यक्ति है राजा मान सिंह है, जिनको अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी, और ये कहां के हैं, आमेर के शासक हैं। सबसे ज्यादा हिंदू राजाओं में सम्मान किनका होता था, मान सिंह जी का होता था। हल्दीघाटी अभियान भी इन्होंने किया। और दूसरा नाम था राय सिंह है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि हिंदू राजा जो है मुगल दरबार में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले कौन थे। सबसे ज्यादा वर्चस्व की यदि हम बात करें तो मान सिंह जी के बाद वर्चस्व किनका था, राय सिंह जी। बीकानेर का सबसे ज्यादा वर्चस्व था मुगल दरबार के, ये आधार स्तंभ भी कहलाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनको मुगल दरबार का आधार स्तंभ कह सकते हैं, आधार स्तंभ कहते हैं। अब यहां पर मुगल दरबार का आधार स्तंभ जो है वो मान सिंह जी को नहीं कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, राय सिंह जी को कह रहे हैं। तो यहां पर ये इतनी घटना जो है ये किन से संबंधित है, ये सभी राय सिंह जी से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मुगल दरबार का आधार स्तंभ किनको कहा जाता है, तो यहां पर मान सिंह जी को नहीं कहा जाता, राय सिंह जी को। इसका मतलब ये हुआ कि मान सिंह जी सबसे ज्यादा व्यस्त थे, उसके बाद में राय सिंह जी व्यस्त थे। मतलब इन दोनों को एक प्रकार से कह सकता है कि मुगल दरबार से छुट्टियां बहुत कम मिलती है। और यही हम देखते हैं कि जब
अकबर के बाद में जब जहांगीर जो है यहाँ के शासक बनेंगे, मुगल बादशाह जब बनेंगे, तो वो इनको बुरहानपुर अर्थात दक्षिण भारत के अभियान पर भेजेंगे और वहां पर राय सिंह जी एक फोग के वृक्ष को देख करके भावुक हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि फोग के वृक्ष के लिपट जाते हैं और वहां पर ये एक बात बोलते हैं कि तू संदेशी रूकड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। अरे भाई, हमें तो अकबर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन ये फोग जो है वृक्ष, ये बीकानेर में सर्वाधिक होता था और वहां पर जब इन्होंने दक्षिण भारत में वो पौधा देख लिया, वृक्ष देख लिया, तब एक प्रकार से कहते हैं कि ये भावुक हो जाते हैं। अब यहां पर ये इनके प्रारंभिक जीवन की घटना जो है ये मानी जाती है। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं कि जहांगीर ने इनको दक्षिण अभियान पर भेजा, दक्षिण अभियान पर भेजा, जहां बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई, जहां बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर यह पहले से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीकानेर के राय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो दक्षिण अभियान का मतलब दक्षिण भारत में ये गए थे अभियान करने के लिए। जहांगीर ने इनको भेजा था पहले तो 1583 के अंतर्गत, यदि हम बात करें 1593 के आसपास अकबर इनको भेजते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर की बजाय जहांगीर बनेंगे तो वो भी इनको कहां भेजेंगे, दक्षिण अभियान में भेजेंगे। सबसे ज्यादा इनका इंपोर्टेंट है सिंध और काबुल अभियान, उसके बाद है दक्षिण अभियान। और यहां पर इनकी मृत्यु कब हो जाती है, लगभग 1612 ईस्वी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कार्यकाल किनका रहता है, ये कार्यकाल राय सिंह जी का रहता है। अब यहां पर यदि हम बात करें फोग से संबंधित क्या एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, फोग वृक्ष है, तो यहां पर फोग वृक्ष को देख करके तो बहुतायत में कहां पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर जब दक्षिण भारत में ये देखते तो क्या कहते हैं कि तू संदेशी रूखड़ा, तू संदेशी रूखड़ा, है ना, पेड़ को हम राजस्थान में क्या कहते हैं, रूखड़ा। तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग, तू क्यों आई फोग। अब यहां पर यह प्रश्न आपको कैसे पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। इस वक्तव्य का संबंध बीकानेर के किस शासक से है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल राय सिंह जी से इनका संबंध है। फोग का मतलब क्या होता है, आंकड़ा। क्या बात है, मान सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि फोग का मतलब होता है आंकड़ा। बिल्कुल सही बात है। फोग का वृक्ष जो है सर्वाधिक कहां पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है। जब इन्होंने फोग का वृक्ष कहां देखा, दक्षिण भारत में देखा, तब ऐसा भी कहता है कि फोग के लिपट लिपट के रोने लग जाते हैं कि भाई पूरी जिंदगी जो है वो अकबर की सेवा में बीत गई, जहांगीर की सेवा में बीत गई, खुद के लिए कभी समय मिला नहीं। जिस प्रकार से मान सिंह जी को कभी आमेर जाने की छुट्टी नहीं मिलती थी, उसी प्रकार से राय सिंह जी को भी हम कह सकते हैं कि इनको बीकानेर जाने की छुट्टी बहुत कम मिलती थी। मुगल दरबार के आधार स्तंभ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है वो मान सिंह जी के द्वारा किया जाता है और दूसरा जो नाम आता है वो राय सिंह जी का नाम आता है। बिल्कुल नूपुर जी कमेंट कर रहे हैं तू संदेशी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया। देखो इसका अपन थोड़ा हिंदी अनुवाद करते हैं कि तू संदेशी रूखड़ा, मतलब यहां पर ये वृक्ष जो है राय सिंह जी को क्या कर रहा है, संदेश दे रहा है कि भाई आप जो है बीकानेर से बाहर हो। मैं परदेसी लोग, मतलब यहां पर दक्षिणी भारत के अंदर राय सिंह जी कौन है, परदेसी लोग है। माने अकबर तेड़िया, तेड़िया का मतलब होता है भेजना, है ना। जैसे अपन किसी को ताड़ते हैं, ताड़ने का मतलब डांटना भी होता है एक प्रकार से और भगाना भी होता है। तो माने अकबर तेड़िया मतलब हमें तो अकबर ने भेजा है, तू क्यों आई फोग, भाई तुम्हारे को यहां पर किसने बुलाया। तो ये बात जो है राय सिंह जी के द्वारा किनको कही जाती है, फोग वृक्ष को कही जाती है। अब यहां पर निर्माण कार्य को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राय सिंह जी ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं राय सिंह के
निर्माण कार्य, राय सिंह के निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य के अंदर एक ही नाम आता है और वो है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग, बिल्कुल अपन पर्यटन और जो दर्शनीय स्थल है उसमें हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग की बात करें, किसकी देख रेख में इसका निर्माण हुआ था, तो यहां पर लिख सकते हैं मंत्री करमचंद की देख रेख में निर्माण हुआ। और इसके अलावा एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनके समय की घटना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बीकानेरी शैली का इनके समय में प्रारंभ हुआ। बीकानेरी चित्र शैली का प्रारंभ इनके समय में हुआ था। दूसरी बात, उस्ता कला इनके समय बीकानेर आई। उस्ता कला का प्रारंभ भी इनके समय माना जाता है। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट के खाल पर चित्रांकन करने की जो कला है वो उस्ता कला कहलाती है। हिसामुद्दीन उस्ता की हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, वहां पर हम बात कर चुके हैं इस कला से संबंधित कौन कौन प्रमुख चित्रकार या फिर कलाकार माने जाते थे और इससे संबंधित कलाकारों को क्या कहा जाता था? उस्ताद कहा जाता था। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है निर्माण कार्य किसके बारे में पूछा जाता है? जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि राय सिंह जी ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। तो राय सिंह जी ने निर्माण में तो जूनागढ़ दुर्ग बनाया, मंत्री करमचंद देख रेख में बनाया था। इसके अलावा बीकानेरी चित्रकला की इनके समय शुरुआत होती है, उस्ता कला भी इनके समय प्रारंभ होती है। बिल्कुल, तो यहां पर फोक की बात भी हम कर चुके हैं और अब यहां पर हम बात करते हैं इनसे संबंधित और क्या क्या बात अपने रह गई है। तो यहां पर हम बात करते हैं राय सिंह जी से संबंधित एक युद्ध हुआ था, दत्तानी का युद्ध। आप सभी साथी बताएंगे दत्तानी का युद्ध कहां पर हुआ था? दत्तानी का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1583 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध की यदि हम बात करें तो इस युद्ध में सुल्तान देवड़ा विजयी रहे। और हार कौन गए भाई यहां पर? तो यहां पर हम बात करते हैं राय सिंह जी के कहने पर सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। राय सिंह के कहने पर सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो राय सिंह ने कहा मान ले मेरी राय और मत कर तू अकबर से ताण और कर ले अधीनता स्वीकार। तो यहां पर लिख सकते हैं राय सिंह के कहने पर सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। तो यहां पर एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुल्तान देवड़ा जो है कहां के शासक हैं? सिरोही के शासक हैं। सिरोही के ये शासक थे। और ये जो दत्तानी जो जगह पड़ती है ये कहां पर पड़ती है? ये भी सिरोही में पड़ती है। अब यहां पर इस युद्ध के अंदर ये बात भी आ जाती है कि इसमें जगमाल की मृत्यु हो गई भाई। इसमें जगमाल की मृत्यु हुई। और ये जगमाल कौन थे? तो राणा प्रताप के भाई थे। राणा प्रताप के भाई
जिनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। एग्जाम में पूछा भी गया, जगमाल जो है जब राजमहलों की क्रांति होती है तब पहले तो मेवाड़ के शासक बन जाते हैं, और जब सभी मेवाड़ी सरदारों के द्वारा महाराणा प्रताप को शासक स्वीकार कर लिया जाता है उस समय जगमाल जो है यहां से भाग जाते हैं, मेवाड़ से अकबर की शरण में चले जाते हैं। अकबर जो है इनको एक बार प्रकार से हम कह सकते हैं पहले जाजपुर की जागीर देंगे और बाद में राय सिंह जी का साथी इनको बनाएंगे। तो यहां पर राय सिंह जी के साथ में ये दत्तानी के यहां पर सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाते हैं, और यहां पर कह सकते हैं इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। राय सिंह जी पराजित होते हैं, लेकिन बाद में इनके समझाने पर सुल्तान देवड़ा अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको, किनको, राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा, राजपुताने का कर्ण कहा। तो यहां पर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कलयुग का कर्ण, तो यहां पर हमने एक नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण जो है वो किसको कहेंगे, लूणकरण को कहेंगे, लूणकरण। और किसने कहा था, तो यहां पर यदि हम बात करें बीठू सूजा, बीठू सूजा का ग्रंथ क्या है, राव जैतसिरो छंद, राव जैतसिरो छंद जो है इसके अंतर्गत लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा, राजपुताने का कर्ण राय सिंह जी को कहा है। यहां पर एक हम ये भी लिख सकते हैं कर्मचंद, कर्मचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम, कर्मचंद वंशोत्कीर्णनम काव्यम, काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, राजेंद्र कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई राजेंद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है, अर्थात राय सिंह जी के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये किस ग्रंथ से मिलती है, कर्मचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम, जो कि जय सोम ने लिखा था, कल हम इसकी बात कर चुके हैं। इसमें राय सिंह जी के बारे में राजेंद्र शब्द उपयोग में लिया गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण कहा है, जबकि कलयुग का कर्ण लूणकरण को कहा जाता है। किसने कहा था, राव जैतसिरो छंद में बीठू सूजा ने कहा था। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके ग्रंथों के बारे में बात करते हैं तो राय सिंह जी स्वयं एक विद्वान थे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं राय सिंह ने एक तो वेदक वंशावली, वेदक वंशावली, राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, राय सिंह महोत्सव, इस प्रकार के इन्होंने एक दो ग्रंथों की रचना की थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर एक बार हम रिपीट करते हैं राय सिंह जी को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक है राय सिंह जी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महाराजा राय सिंह जी के बारे में। 1574 से लेकर 1612 तक का इनका काल है। कल्याण सिंह जी के छोटे पुत्र थे, अर्थात इनसे बड़े जो थे वो कौन थे, पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन पृथ्वीराज को राजा बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको कोई रुचि नहीं थी। तो ये तो एक उच्च कोटि के विद्वान थे, अकबर के दरबारी रत्नों में शामिल थे। और यहां पर बाद में शासक इनको बनाया जाएगा, महाराजा राय सिंह जी को बनाया जाएगा। और इनको राय सिंह को शासक बनाते ही महाराजा की उपाधि किनके द्वारा दी जाएगी, अकबर के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में इन्होंने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अर्थात ये दो मुगल बादशाहों के क्या है, समकालीन है। ऐसा भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अकबर ने इनको 4000 का मनसब दिया था, बाद में जहांगीर ने इनका मनसब 1000 का बढ़ाया था। नागौर दरबार की यदि हम बात करें, इस दरबार में इन्होंने भाग लिया था, उपस्थित हुए थे, लेकिन शासक की हैसियत से भाग नहीं लिया था। शासक तो उस समय इनके पिता कल्याणमल जी हैं, लेकिन उस समय ये नागौर दरबार के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये नागौर दरबार कब होता है, 1570 ईस्वी में होता है। 1572 में अकबर के द्वारा इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और यहां पर इस समय हम बात करते हैं कि 3 साल तक ये प्रशासक रहते हैं। इसी दरमियान बीच में जोधपुर के प्रशासक रहते हुए ये
एक बार सिवाना पर आक्रमण करेंगे और उसी समय ये 1574 में राजा भी बनेंगे। तो इनका राज्याभिषेक कब होता है? 1574 में होता है। सिवाना अभियान इनका असफल रह जाता है। इसके बाद में गुजरात के मिर्जा बंधुओं का इन्होंने दमन किया था और 1580 के अंदर यदि हम बात करें तो काबुल अभियान किया। 81 की यदि हम बात करें तो सिंध अभियान किया। काबुल अभियान में इन्होंने मान सिंह जी का साथ दिया था और सिंध अभियान में इन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना का साथ दिया था। मुगल दरबार के सबसे सम्मानित हिंदू राजाओं में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। पहला नाम आता है राजा मानसिंह का, मिर्जा राजा मानसिंह जी का, आमेर के ये शासक थे। और दूसरा नाम आता है बीकानेर के राय सिंह जी का। बीकानेर के राय सिंह जी को मुगल दरबार का आधार स्तंभ भी कहा जाता है और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं, जहांगीर ने इनको दक्षिण अभियान पर भेजा था, दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा, जहां पर बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फोग वृक्ष इन्होंने जब दक्षिण भारत के अंदर देखा तब उन्होंने एक बात कही थी, तू संदेशी रूंखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आई फोग। इसके बाद में राय सिंह जी के निर्माण कार्य की बात करें तो यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग जो है सबसे प्रमुख इनके निर्माण कार्यों में आता है। बहुत सारी विशेषता है इस दुर्ग की, एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न इनसे पुटअप होता है। जमीन का जेवर इसको कहते हैं। सूरजपोल दरवाजे पर जयमल और फतेह की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति की भी बात हम करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेरी चित्र शैली का प्रारंभ किनके समय हुआ था? एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन स्वर्ण काल की यदि हम बात करें, स्वर्ण काल, देखो 2 प्रश्न इससे संबंधित आएंगे। बीकानेरी चित्रकला का प्रारंभ किनके समय में हुआ था और इस चित्रकला का स्वर्ण काल किनका समय माना जाता था? तो स्वर्ण काल जो है वो महाराजा अनूप सिंह जी का माना जाएगा। महाराजा अनूप सिंह जी का समय जो है वो स्वर्ण काल कहलाएगा, उस्ता कला का और बीकानेरी चित्रकला दोनों का। दत्तानी का युद्ध हुआ था। दत्तानी युद्ध कहां पर हुआ? सिरोही के अंदर हुआ था। इस युद्ध में राय सिंह जी जो है सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध यहां पर युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन युद्ध में सुल्तान देवड़ा की विजय हो जाती है। लेकिन राय सिंह जी इनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं और राय सिंह जी क्या कहते हैं कि मान ले तू मेरी राय, अकबर से तू मत कर ताण। इसका मतलब सुरतान और राय सिंह, ये थोड़ा याद करने का ट्रिक। तो राय सिंह जी के कहने पर सुल्तान देवड़ा ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। इस युद्ध में जगमाल जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जगमाल कौन है? राणा प्रताप के भाई हैं जो इनसे पहले शासक बन जाते हैं। तो मतलब उदय सिंह जी जो है भटियाणी रानी के कहने पर इनको शासक घोषित कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्मचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम जो है राय सिंह जी को इसमें राजेंद्र कहा गया है और इसकी रचना किसने की थी? तो रचना की थी जय सोम ने। बार बार इस पर मैं जोर दे रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण कहा। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण को कहा जाता है। किसने कहा था? बीटू सुजा के ग्रंथ राव जयसिंह छंद में इसका वर्णन मिलता है। राय सिंह जी ने वेदक वंशावली, राय सिंह महोत्सव और रत्नमाला इस प्रकार के कुछ ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन है? दलपत सिंह जी के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई दलपत सिंह जी की यदि हम बात करें तो दलपत सिंह जी का जो समय काल है 1612 से लेकर के यहां पर बात करते हैं 1613 तक का इनका कार्यकाल है। राय सिंह जी के पुत्र थे, राय सिंह के पुत्र थे। थोड़ा उदंडी और शरारती प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यहां पर हम लिख सकते हैं उदंडी प्रवृत्ति के ये शासक थे। इन्होंने क्या किया था? पहले तो यहां पर जहांगीर जो है इनको शासक बनाएगा, बाद में अपने विरुद्ध कार्य का इनके ऊपर दबाव डालेगा कि भाई आप जो है मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हो, अर्थात मुगल दरबार के मुगल शासकों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। बाद में इनको अजमेर बुला करके वहां पर एक प्रकार से कह सकता है मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इनको अजमेर में बंदी बनाकर जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। अब एक प्रकार से बीकानेर के शासकों में पहली ट्रेजेडी ये हो जाती है कि एक शासक को क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं बटनेर का जो दुर्ग है, बटनेर दुर्ग के दरवाजे पर इनका व इनकी 6 रानियों का या 6 रानियों के चित्र बने हुए हैं। 6 रानियों के चित्र बने हुए हैं। चित्र बने हुए हैं।
तो एग्जाम में यह भी प्रश्न आ सकता है कि बटनेर दुर्ग जो है, बटनेर दुर्ग विजिट किया था सूरज सिंह जी ने, और उन्होंने 1805 में वहां पर आक्रमण करके उसका नाम जो है एक प्रकार से सूरत ही बदल दी, किसकी, बटनेर दुर्ग के नाम कर दिया था मंगलवार के दिन हनुमानगढ़। लेकिन यहां पर उनका यहां पर कोई लेना देना अभी तक नहीं है। बटनेर दुर्ग जो है, यहां पर चित्र जो बनाए हुए हैं ये किनके हैं बने हुए हैं, दलपत सिंह जी के बने हुए हैं। दलपत सिंह जी की 6 रानियों के चित्र भी वहां पर बने हुए हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं महाराजा सूर सिंह जी के बारे में। तो सूर सिंह जी जो है ये भी क्या है, राय सिंह जी के पुत्र हैं। भाई इनके बड़े भाई जो हैं 1 साल ही शासक रहते हैं, बाद में ये शासक बन जाते हैं। तो सूर सिंह जी की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो राय सिंह जी के क्या हैं, ये पुत्र है। इन्होंने बीकानेर में सूर सागर का निर्माण करवाया, सूर सागर तालाब बनवाया। तो यहां पर नोट लगाकर हम लिख सकते हैं सूर सागर तालाब जो है वो जोधपुर में भी है। नोट, सूर सागर तालाब जोधपुर में भी है, जोधपुर में भी है। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में सूर सागर तालाब कहां पर है। ऑप्शन में जोधपुर हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आपको बीकानेर वहां पर आंसर देना है। बिल्कुल बीकानेरी चित्रकला के जो चित्रकार हैं वो अपने नाम के साथ तारीख भी लिखा करते थे। बीकानेरी चित्र शैली में इसकी डिटेल से हम बात करेंगे। यहां पर तो बात यही होती है सबसे पहले प्रारंभ किनके समय हुआ, स्वर्ण काल किनका था, इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल सूर सागर तालाब जो है वो कहां पर है, जोधपुर में है, और जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट है। ये भी साथी कमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर सूर सिंह जी के संबंध में ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि भाई इन्होंने सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो सूर सागर तालाब की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कर्ण सिंह जी के बारे में, जिससे संबंधित सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कर्ण सिंह जी के बारे में। तो कर्ण सिंह जी यहाँ के एक इंपोर्टेंट शासक है। तो बात करते हैं कर्ण सिंह जी के बारे में। कार्यकाल क्या है, 1631 से लेकर 1698 तक 69 तक का इनका समय रहेगा। और इस दौरान ये कितने मुगल बादशाहों का ये शासनकाल देखेंगे, 2 मुगल बादशाहों का शासनकाल ये देखेंगे। तो यहां पर हम इनके बारे में लिख सकते हैं 2 मुगल बादशाहों, 2 मुगल बादशाहों के समकालीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट शासक है। तो मुगल बादशाहों के समकालीन है। 2 मुगल बादशाह कौन कौन से, भाई यहां पर 1631 की बात की जा रही। इसका मतलब यहां पर शासक पहले कौन हो जाएंगे, शाहजहां, शाहजहां। और इसके बाद में शासक कौन बनेंगे, 1658 में बनेंगे औरंगजेब, औरंगजेब। अब यहां पर शाहजहां से संबंधित बात भी आती है इनके संबंध में, और औरंगजेब के संबंध में भी बात आती है। तो यहां पर बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक थे, जबकि ये एक हिंदू शासक थे। तो यहां पर बात करते हैं ये एक प्रबल हिंदू शासक थे, प्रबल हिंदू शासक थे। और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक अटक पटक की नीति जो थी वो किसने अपनाई थी, औरंगजेब ने अपनाई थी। चुपके से हिंदू राजाओं को लालच देकर के किसी प्रकार से उनको मुस्लिम बनाया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। तब औरंगजेब भी खुद मान जाते हैं वास्तव में कर्ण सिंह जी दमदार आदमी है। अब कर्ण सिंह जी के समय यदि हम बात करें तो एक घटना जो है एग्जाम में पूछी जाती है कर्ण सिंह जी के समय, और वो कौन सी है, मतीरे की राड़, मतीरे की राड़, या फिर इसको जाखनिया गांव का युद्ध भी कह सकते हैं, जाखनिया गांव का युद्ध। तो यहां पर मतीरे की राड़ और जाखनिया गांव का युद्ध जो है ये कब हो जाता है, ये होता है 1644 ईस्वी में। और इसमें यदि हम बात करें तो
कौन कौन भाग लेने वाले हैं एग्जाम में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले तो है कर्ण सिंह जी, कर्ण सिंह, और इधर सामने कौन है इनके, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह जी राठौड़ कहां के हैं, नागौर के हैं। और कर्ण सिंह जी कहां के हैं, कर्ण सिंह जी हैं बीकानेर के। अब यहां पर इस युद्ध में इनके दो पुत्रों ने भाग लिया था, एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर इनके पुत्रों की बात करें, एक पुत्र का नाम था केसरी सिंह, केसरी सिंह, और दूसरे का नाम है पदम सिंह, पदम सिंह। तो यहां पर ये जो पुत्र है केसरी सिंह है, इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि शेर से इन्होंने युद्ध किया था, औरंगजेब इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। और पदम सिंह के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के सबसे वीर पुरुष माने जाते हैं, बीकानेर के सबसे समझदार व्यक्ति के रूप में पदम सिंह जी की क्या है मान्यता है। दोनों युद्ध में भाग लेते हैं, कर्ण सिंह जी इस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, और बदले में विजय भी किनकी हो जाती है, इन्हीं की जीत हो जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जीत किनकी हो जाती है, इनकी जीत हो जाती है। तो यहां पर कर्ण सिंह जी और अमर सिंह जी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, मतेरे की राड़ और जाखनिया गांव का युद्ध होता है। बात यह होती है कि नागौर और बीकानेर की सीमा पर उस समय यदि हम बात करें तो दो गांव थे, एक तो था जाखनिया, और मतलब इन गांवों के बीच में घटना क्या हुई कि यहाँ पर जाखनिया जो गांव था, जाखनिया गांव का एक किसान है जिसके खेत में क्या लग गए हैं, मतीरे लग गए हैं भाई। अब मतीरों को लेकर के बेल जो है बीकानेर की सीमा में आ गए, नागौर की सीमा में पौधा लगा हुआ है, बेल बीकानेर की सीमा में आ गए। तो यहां पर जो है एक प्रकार से उधर से जब किसान मतीरे को तोड़ने के लिए आता है, दूसरा किसान विरोध करता है, भैया आप मतीरे नहीं तोड़ सकते हो। तभी यहां पर जो है वो किसान अमर सिंह जी के पास आता है और बीकानेर का किसान जो है कर्ण सिंह जी के पास आता है। दोनों तरफ से आ जाती है सेना, मतीरों के ऊपर टूट पड़ती है और वहीं पर लड़ाई होती है मतीरों के ऊपर। लड़ाई में सारे मतीरे फूट जाते हैं। किसानों को बाद में अफसोस होता है कि काश हम आपस में थोड़े थोड़े बांट लेते, लेकिन इतिहास के अंदर एक ऐसी लड़ाई भी है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है और इसे मतीरे की राड़ के रूप में माना जाता है। तो ये कौन सी लड़ाई थी, तो ये कौन सी, हाँ जी, रसगुल्लों के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, तरबूज के लिए लड़ाई हुई थी। बिल्कुल, मतीरा का मतलब क्या होता है, मतीरे का मतलब तरबूज होता है। अब यहां पर इसके बाद में यदि हम बात करें कर्ण सिंह जी के बाद में, कर्ण सिंह जी के बाद में एक इंपोर्टेंट शासक आएंगे अनूप सिंह। अनूप सिंह जी की यदि बात करें तो ये विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। दूसरी बात, स्वयं एक विद्वान थे, संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे। बीकानेरी चित्रशैली और उस्ता कला का, यहां पर हम लिख सकते हैं बीकानेरी शैली और उस्ता कला का स्वर्ण काल इनका समय कहलाता है। या फिर हम बात करते हैं अनूप सिंह जी के बारे में, विद्वानों के आश्रयदाता थे, स्वयं भी एक विद्वान थे। इन्होंने अनूप विवेक की रचना की जो कि एक प्रकार से बहुत ही फेमस है, अनूप विवेक की रचना की। बहुत सारे इनके दरबारी विद्वान थे। एक बार वापस हम रिपीट करते हैं, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है जिसको हम कल लेंगे। एक बार हम बात करते हैं राय सिंह जी के बाद में, तो बात करते हैं दत्तानी के युद्ध की, हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में दलपत सिंह जी की हम बात कर रहे थे। राय सिंह जी के पुत्र थे, उदंडी प्रवृत्ति के थे, अर्थात इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जहांगीर ने इनको चुपके से कहां बुलाया, अजमेर बुलाया, और अजमेर बुला करके क्या कर दिया था, वहां पर इनकी हत्या करवा दी। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बीकानेर के किस शासक की हत्या या फिर इनको मृत्युदंड जो है वो कहां पर दिया गया था, अजमेर में दिया गया था। भटनेर दुर्ग की बात करते हैं। भटनेर दुर्ग जो है, इस दरवाजे पर, भटनेर दुर्ग का जो दरवाजा है, अभी वर्तमान में इसको हनुमानगढ़ दुर्ग कहते हैं, इस दरवाजे पर दलपत सिंह जी और उनकी 6 रानियों के क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। महाराजा सूर सिंह जी की बात करते हैं। सूर सिंह जी एक इंपोर्टेंट शासक है। इन्होंने सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। ऐसा ही एक तालाब कहां पर है, जोधपुर में भी है। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर सागर तालाब राजस्थान में
कहां पर है, तो सूरसागर तालाब जो है बीकानेर में भी है और जोधपुर में भी है। इसके अलावा महाराजा कर्ण सिंह जी की बात करते हैं। कर्ण सिंह जी ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की। कौन कौन से? शाहजहां की सेवा की और दूसरी औरंगजेब की सेवा की। और औरंगजेब जो है वो इनके प्रबल हिंदू शासक होने के कारण इनसे काफी प्रभावित थे और इन्होंने जो अटक पटक की नीति अपनाई थी, जिससे चुपके से हिंदू राजाओं को क्या बनाए जा रहे थे, मुस्लिम बनाए जा रहे थे, तो इसका विरोध किन्होंने किया था? कर्ण सिंह जी ने किया था। मतीरे की राड़ इनके समय में होती है, तो ये बहुत ही फेमस है। नागौर का गांव था खीलवा और जाखड़िया गांव था बीकानेर का, और यहाँ पर दोनों शासकों के बीच में मतीरों को लेकर युद्ध हो जाता है। मतीरा एक प्रकार से क्या होता है? तरबूजी होता है। और कर्ण सिंह जी कहाँ के शासक हैं? बीकानेर के शासक हैं। अमर सिंह जी कहाँ के शासक हैं? नागौर के शासक हैं। और इधर केसरी सिंह जी की और पदम सिंह जी की बात करें, ये दोनों कौन है? ये तो कर्ण सिंह जी के पुत्र हैं। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करें। आज मैंने नहीं कहा है, फिर भी आप सभी साथियों को क्लास को लाइक और शेयर करना है। बिल्कुल सीसा जस्ता की खान जो है वो कहां पर है? वो तो जावर के अंदर है, जावर उदयपुर में है। बिल्कुल ये एक फेमस युद्ध था। जो युद्ध कब हो जाता है? ये युद्ध 1644 में हो जाता है। बात कर रहे हैं अनूप सिंह जी के बारे में। ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। बीकानेरी चित्रशैली और उस्ता कला का जो समय है वो इनका समय क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों का प्रारंभ किसके समय होता है? प्रारंभ, तो अभी हम बात कर रहे थे प्रारंभ राय सिंह जी के समय होता है। प्रारंभ राय सिंह के समय। और यहां पर यदि हम बात करें उस्ता कला क्या होती है, तो उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर चित्रण। ऊंट की खाल पर चित्रण करना उस्ता कला कहलाती है। एग्जाम में यह भी प्रश्न आ सकता है उस्ता कला किस चित्र शैली की क्या है? विशेषता है। तो बीकानेरी चित्र शैली जो है इसकी विशेषता उस्ता कला मानी जाती है। इसके बाद में अनूप सिंह जी के बाद का जो समय है उसकी बात हम करने वाले हैं कल की क्लास में। आज की क्लास को सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। कल की क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।